इंडिया की कैपिटल दिल्ली में एक बार फिर से होने वाले हैं असेंबली इलेक्शंस। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो पावर को रिटेन करके रख सके, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी ये भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो दिल्ली में वापस अपनी सत्ता कायम कर सके। पहले कांग्रेस, बाद में आम आदमी पार्टी, इन दोनों ने तो दिल्ली पर अपना वर्चस्व बनाए रखा काफी लंबे समय तक, लेकिन बीजेपी इसमें थोड़ी सी कामयाब नहीं हो पाई। अब होगा क्या, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा जब वोटिंग होगी। हालांकि इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड और एक बहुत ही वेटरन जर्नलिस्ट मिस्टर नवीन कुमार जिंदल। नवीन जी, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। आप तो बहुत लंबे समय तक जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने फील्ड रिपोर्टिंग भी बहुत की है, फिर आप पॉलिटिक्स में भी रहे, शायद आगे भी फिर आपका क्या प्लान है वो आप बताएंगे बाद में। तो क्या आपको क्या लगता है, इस बार दिल्ली में बीजेपी आ पाएगी? मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे और उनकी कारगुजारी से त्रस्त आ चुकी है। पिछले 11 वर्षों में दिल्ली स्लम की तरह बन गई है। दिल्ली में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति रहना भी नहीं चाहता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी व्यवस्था है, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते, और जो जा सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो नोएडा या फरीदाबाद के आसपास चले जाए, वहां से अप डाउन कर लें। दिल्ली रहने योग्य नहीं बची है। झूठ, परपंच, फरेब, धोखाधड़ी और मक्कारी, ये अरविंद केजरीवाल सरकार की नीति और नीयत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी काफी स्टेट्स में, मतलब बहुतायत स्टेट्स में अपनी पॉलिटिकल वर्चस्व बना चुकी है, कई स्टेट्स में बार बार आई है, लेकिन दिल्ली में क्यों मात खा जाती है बीजेपी? बात सही है, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई कल्चर, अपना कोई वोटर प्रॉपरली दिल्ली वाले के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली के अंदर पिछले समय में जो एक स्लम या गरीब तबके के नाम पर जिस प्रकार से केजरीवाल ने उनको ठगा है, उनको अपने माया जाल के अंदर फंसाया है, झूठे वादे दे करके, फ्री बिजली, फ्री पानी का नाम दे करके, हर एक मिडिल क्लास से आप ले करके और हायर क्लास तक के रहने वाले अपर मिडिल क्लास के लोगों को बुरी तरह से उन्होंने निचोड़ दिया है। उसकी व्यवस्था है। दिल्ली एक अर्बन स्टेट है, और अर्बन स्टेट के अंदर मैक्सिमम जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो पूरा वोट नहीं कास्ट करते हैं, और सबसे अधिक चाहे वो स्लम के एरिया में रहने वाले लोग हो या फिर मुस्लिम, वो 100% वोट कास्ट करने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भाजपा के लिए, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में या फिर कारपोरेशन चुनाव में लोकल लेवल पर बड़ी ताकत लगाई जाती है, और इसलिए और मुझे लगता ये है कि लोगों को उसके झूठे और प्रलोभन में लोग आ जाते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से देख रही है। दिल्ली में गरीबों को मिलने वाली पेंशन बंद हो गई, दिल्ली के अंदर स्कूलों की स्थिति वर्स्ट है, किसी को एडमिशन नहीं मिलता है तो वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। और यही नहीं, दिल्ली के 14 स्कूल तो ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो उन्होंने बनाए थे, जिसके अंदर बैठने की संख्या से 300 गुना ज्यादा बच्चे उसके अंदर एडमिशन ले लिए हैं, तो इसलिए उनको सप्ताह में 2 ही दिन क्लास मिल पाती है। एजुकेशन डायरेक्टर दिल्ली के सरकार का कहता है क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिखोगे तो हम पास कर दें। दिल्ली की जनता को इस बात का अब विश्वास और नजर आने लगा है कि हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ सुविधा के बारे में बात की जाती है, लेकिन अगर MRI या कोई बड़ा एक्सरे कराने जाओ तो उसके लिए 1-1, 1.5 साल की डेट मिल रही है सरकारी अस्पतालों के अंदर। मशीनें खराब है, ब्लड टेस्टिंग की रिपोर्ट्स के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफिकली है वो 6-6 महीने, 8-8 महीने की डेट मिल रही है, ऑपरेशन की 2-2 साल की डेट मिल रही है। तो ऐसे में दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था चौपट हो गई है। दिल्ली के अंदर 6000 टीचर्स की कमी है। अब बताइए, जब टीचर नहीं तो स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? तो स्कूलों की स्थिति बहुत वर्स्ट है। दिल्ली के अंदर
ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बसें जो है पहले से 1/4 रह गई है, जो संख्या थी। बढ़ाने की तो बात अलग है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी कोलैप्स कर चुकी है। दिल्ली की सड़कें कब कहाँ किस गली में किस गड्ढे में डूब जाए गिर जाए उसका किसी को पता नहीं है। पानी थोड़ा सा बारिश आए तो लोगों के घरों के अंदर नालों का सैलाब हो जाता है। यमुना की जो नदी है, उस यमुना नदी के अंदर इतनी गंदगी, इतना कूड़ा, इतना जहरीली बन गई है कि वहां पे खड़े होने से भी आदमी बेहोश हो सकता है। ऐसी स्थिति में दिल्ली वाले इसको पहचान चुके हैं और इसलिए इस बार मुझे लगता है दिल्ली वाले इससे मुक्ति चाहते हैं। दिल्ली की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दिल्ली की पॉलिटिक्स अनुराग भाई बिल्कुल दूसरे जगह से अलग है। यहाँ कोई कास्टिज्म के ऊपर वोट कास्ट नहीं होता है, लेकिन डेवलपमेंट पर वोट कास्ट होना चाहिए। जो डेवलपमेंट पे वोट चाहते हैं वो 100% अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अर्बन एरिया है, छुट्टियां मिलती है, लोग बाहर भाग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली के अंदर इस बार चुनाव आयोग ने भी थोड़ा बदलाव किया है। वीकेंड पे पोलिंग नहीं रखी है, मिड में रखी है, वर्किंग डे में रखी है। तो हो सकता है कि दिल्ली वाले बाहर ना जाए, और नहीं जाए तो वोट परसेंट अगर बढ़ा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी। दिल्ली में आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, शीला दीक्षित जी की, और आपने आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी। तो आपको अगर पर्सनली आपसे पूछा जाए तो दोनों में से किसकी सरकार ने कंपैरेटिवली अच्छा काम किया, या किसी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसने तो कोई काम किया ही नहीं। तो मैं उसकी क्या गिनती बताऊं? उसने तो केवल करप्शन किया है। शराब के बदले में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी है। उसने दिल्ली वालों को शराबी बनाने का काम किया है। दिल्ली में पीने का पानी छीन करके जहरीला पानी देने का काम किया है। एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करके स्कूलों को, कॉलेजों को 20 नए कॉलेज खोलने थे और अब की 2 कॉलेज बंद कर दिए। 500 नए स्कूल खोलने थे, कोई खुला नहीं। जो खुले तो उनकी स्थिति जो है उनकी स्थिति भी वर्स्ट है। तो इसलिए इसने तो कुछ काम किया नहीं। और कांग्रेस ने जो काम किया उसमें उसने इतना लूटपाट, इतनी डकैती डाली। सब जानते हैं कलवाड़ी सहित कितने लोगों के ऊपर कितना कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, 3G, मतलब कांग्रेस मतलब घोटाला और आम आदमी पार्टी मतलब बस बिल्कुल अनारकिस्ट की तरह काम किया। इसने कोई काम नहीं किया। जो 26 जनवरी की परेड को रोकने के लिए तरह बैठता हो, जो शराब के ठेके खुलवाने और एक के साथ एक शराब फ्री देने और बच्चों की 21 साल से उम्र शराब पीने की 18 साल करने और ठेके रात के 3 बजे तक खोलने वाला व्यक्ति, बताइए, गांधी जी की समाधि पे जाकर के शराब खोलने के लिए सत्याग्रह करने की बात करता है। गांधी जी जिन्होंने आंदोलन किया शराबबंदी के लिए, उनके लिए शराब के ठेके खोलने के लिए सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी की समाधि पे जाता, तो इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? इसलिए दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े, इन दोनों को बाहर होने की आवश्यकता है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर करप्शन चार्जेस लगते हैं। कांग्रेस पे लगे, आम आदमी पार्टी पे लगे, कहीं ना कहीं बीजेपी पे लगते हैं। तो यहां मैं आपसे एज अ पॉलिटिशियन नहीं, यहां मैं आपसे एज अ जर्नलिस्ट पूछना चाहता हूं कि क्या इंडिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट हैं? नरेंद्र मोदी 3 बार 15 साल से अधिक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। करप्शन चार्ज बताइए किस पे लगा? केंद्र के अंदर 10 साल की सरकार हो गई, आगे 11वें साल में चल रही। इसके अंदर कौन सा करप्शन चार्ज लगा है मुझे बताइए? किसी पर करप्शन चार्ज, किसी की करप्ट कुछ भी कह देने से करप्शन नहीं होता। करप्शन साबित होता तब नजर आता है। अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाला, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया राजस्व का नुकसान करने का आरोप लगा, तो सिर्फ इसलिए हुआ कि अरविंद केजरीवाल अगर खराब नीति थी तो जो उसको लेकर आए उसको वापस क्यों ले ली? उसके कारण जेल में इतने समय क्यों चला गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा करेक्ट केस है कि इसके अंदर सबको सजा होनी चाहिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर एक पूरा फुल प्रूफ केस है। अब मुझे बताइए कि करप्शन के चार्ज किसने? इनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए, 8 मंत्री चले गए, कितने 2 दर्जन से ज्यादा विधायक चले गए, पैसे लेते हुए चले गए, राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं से रेप करते हुए वीडियो आ गया, रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने के लिए और रोहिंग्यन मुसलमानों को के साथ उनको पैसा दे करके हिंदुस्तानी नागरिक बनाने का इनके कितने सारे वीडियो सामने आए। तो इसलिए देश की जनता, दिल्ली की जनता सभी देख रही है अनुराग भाई। इसलिए
जो इन्होंने किया वो सबके सामने, जो कांग्रेस ने यानी कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार जो उसने किया वो भी सबके सामने है। मुझे मोदी सरकार को आज केंद्र में 10 साल से अधिक हो गया, गुजरात में वो रह चुके 15 साल। मुझे करप्शन का चार्ज बताइए कि करप्शन का चार्ज लगा। आपने देखा होगा कि जब राफेल आए थे सबने कहा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ये तो पहले से ही सस्ता है। ये कहते हैं कि डिफेंस का बजट कम कर दिया। अरे जब हमारे देश में अब जो रक्षा उपकरण भारत में बनने लग गए और विदेशी मुद्रा बचने लगी तो बजट कम हो गई ना जी। रिश्वत का पैसा बचा ले तो बजट कम होगा ना, कहीं और जगह लगेगा। लेकिन ये लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे लोग दूसरे को भ्रष्ट बता करके अपने आप को सही साबित करने का प्रमाण लेना चाहते हैं। हकीकत ये है कि दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन ऑपोजिशन कई बार ये भी इल्जाम लगाता है कि सरकार हाई हैंडेडनेस का यूज कर रही है, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, करप्शन होते तो हैं लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। क्या इनमें कहां तक सच्चाई है? इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? जब भ्रष्टाचार हुए उनके कैसे सामने आ गए? एजेंसियों को तो बाद में गए ना जी। शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी तो क्या एजेंसियों से पूछ करके दिया था? एजेंसियों को पता नहीं था, आपको पट्टी बांधे। रेवेन्यू भारत सरकार, दिल्ली सरकार का जो टैक्सेस का रेवेन्यू है शराब से इनकम का, वो शराब की बिक्री हो रही है 200 गुना ज्यादा, रेवेन्यू पहले से आ रहा है 50 गुना कम। तो बताइए इसमें भ्रष्टाचार ढूंढने की जरूरत है? तो ऑटोमेटिकली सबके सामने नजर आ रहा है। डकैती डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम तो कुछ नहीं किया, सामने वाला डकैत। ऐसे नहीं होता ना। तो अगर भ्रष्टाचार कोई करता पता चलता, कॉमनवेल्थ में सब लोगों को पता चला ना, एजेंसी ने थोड़ी निकाला, जर्नलिस्टों ने निकाला था। कितने सारे अभी तक के भ्रष्टाचार के 96% केसेस मीडिया ने उजागर किए हैं। और आज वैसा मीडिया हाउस है जो निष्पक्ष है। अगर कहीं करप्शन लगता है भाजपा का है, किसी मोदी सरकार का, तो उजागर करिए, दुनिया को पता चलेगा। तो भ्रष्टाचार के सारे उजागर किए। इन्होंने फेक न्यूज विदेशों में छपवा करके भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने का और भारत सरकार को, भारतीयों को बदनाम करने का काम किया है। इनके तथ्यों में कुछ दम होता तो इतने सारे कोर्ट हैं, इतने सारे सिस्टम है। जब ये अरविंद केजरीवाल की जेल में बंद व्यक्ति की भ्रष्टाचार के मामले में प्रचार करने के लिए जमानत करवा सकते हैं, तो ये किसी को भी गलत किया उसको तो फांसी चढ़वा सकते हैं। तो क्यों नहीं करते भैया? इतने बड़े बड़े वकील इनके पास, फिर क्यों नहीं जाते? इसलिए कहने से कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कंक्रीट करना चाहिए। मैं इसी से अपने लास्ट सवाल पे आता हूं। मैं फिर से कहूंगा, मैं एज आपसे इस समय जर्नलिस्ट पूछ रहा हूं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कई बार ये सामने आता है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अक्सर होता है, अक्सर सामने आता है, असेंबली इलेक्शंस हो, कहीं भी हो। पिछले कुछ सालों से लगातार ये बहुत मुद्दा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसको मुद्दा बनाया था कि ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या इसमें कुछ तथ्य है? ये बात अनेकों बार साबित हो चुकी, इलेक्शन कमीशन से लेकर के सबने कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की गड़बड़ी निकालने वाले को इनाम देने के लिए कई दिनों तक ओपन हाउस लगाया। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी लेके आ सकते, कोई और भी आ सकता है जो ये बताए कि ईवीएम में इस प्रकार की गड़बड़ी की जा सकती है। और इतने प्रयासों के बाद सब कुछ विफल, फेल, और ये किसी काम के लिए नहीं रहे, किसी में कोई गड़बड़ी नहीं निकल पाया। इसलिए ये चाहते हैं पहले की तरह मतपेटियां लूटी जाए, बंदूक के दम पर, गोले के दम पर जो है इलेक्शन बूथ पर कब्जा किया जाए, बैलेट पेपर बदल दिए जाए। तो ये अब नहीं हो सकता। और इसीलिए इसी भय के कारण इस प्रकार की बातें करते। जब भ्रष्टाचार के कोई मुद्दे नहीं मिलते तो किसानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में विपक्ष जो है या ईवीएम के ऊपर दोषी ठहराता है। ईवीएम तो सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराता है, बाद में उसी का पक्ष लेता जाओ। अगर उसको जमानत दे दे केजरीवाल को या दूसरे लोगों को, तो बहुत बढ़िया किया, ये तो न्याय की जीत हुई। और उसके कुछ दिन बाद ही पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दंड लेकर खड़े। इसलिए ये लोग निरंकुश हो चुके हैं, इनके पास विषय नहीं बचे हैं, मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए अनर्गल बातें करके भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के एंड पे आ गए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या नवीन जी फिर से प्लान कर रहे हैं पॉलिटिक्स में वापस आने का? नहीं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में मैंने मीडिया को छोड़ा 20 वर्षों के बाद। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के तौर पे आया, प्रवक्ता रहा, मीडिया हेड रहा। तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है
संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ, करता रहूंगा। आज नहीं तो कल। कोई हमने पाप नहीं किया, हमने कोई गलत नहीं बोला, हमने कोई ऐसा नहीं किया कि हम पे किसी प्रकार का आरोप हो। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ये कठमुल्लाओं की राजनीति के दबाव के चलते और भारत के अंदर विपक्ष इसको लेकर के गृह युद्ध कराने की स्थिति में जिस समय तैयार था, उसको रोकने के लिए पार्टी ने हमारे लिए हलाहल किया है, खुद विष पिया है। इसका मतलब ये नहीं वो स्थायी तौर पर विष पी करके खुद को खत्म करेंगे। हम जल्दी वापस आएंगे, अच्छा काम करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, देश के हित में करेंगे और देश को बनाने में भारत को हिंदू राष्ट्र जो है उसको आगे स्थापित करने के लिए मजबूत पिलर के तौर पर खड़े मिलेंगे सर। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के एंड पे आ गए। एक बार फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नवीन जी। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप मेरे टाइम निकालते हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप टाइम निकालते हैं, इसलिए मैं वाकई में थैंकफुल हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।